आज ना पीजी डिग्री कॉलेज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अपन जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे वो था भूकंप की उत्पत्ति के जो कारण थे उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो अपन ने जो भूकंप की उत्पत्ति के 7 मुख्य जो कारण माने जाते हैं उसमें से अपने पहला और जो दूसरा कारण है उसको विस्तार से देखा था, जो लास्ट अपनी क्लास से हुई थी उसमें। आज अपनी जो क्लास ये रहेगी, इन दोनों के अलावा जो अपने भूकंप की उत्पत्ति के जो कारण है उसके बारे में रहेगी। जैसे भू संतुलन अव्यवस्था है, जलीय भार है, भूपटल में सिकुड़न है, गैसों का फैलाव है। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज अपन पढ़ेंगे कि जो भूकंप का उत्पत्ति का तीसरा प्रमुख कारण माना जाता है वो भू संतुलन की अव्यवस्था माना जाता है। यानी सामान्य रूप से जो भूपटल पर जो भूभाग है वो हमेशा एक संतुलित या स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो संतुलन व्यवस्था है उसके अंदर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। और जब ये अव्यवस्था एक क्षणिक अथवा दीर्घकालिक रूप में होती है तो जो इस क्षणिक तथा दीर्घकालिक जो अव्यवस्था है इससे जो आंतरिक भाग है या जो भूपटल है उसमें कंपन होने लगता है। उस कंपन से है वो भूकंपों की उत्पत्ति होती है। अब सामान्य रूप से ऐसा देखा जाएगा कि जो स्थिर भूभाग होता है वहाँ पे भूकंप कम आते हैं, जो अस्थिर भूभाग होता है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक है। तो सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जितने भी नवीन पर्वतीय क्षेत्र है और कुल मिलाकर जो नवीन मोड़दार वलित पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार के भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। यानी कुल मिलाकर भूकंप की अगर दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी जो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र हैं वो ज्यादा असंतुलित अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए वहां पे जो भूकंप है वो अधिक आते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे वो एशिया में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हो, उत्तरी अमेरिका में रॉकी हो, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज हो, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो, अफ्रीका में एटलस हो, यूरोप में आल्पस हो, तो कुल मिलाकर ये जितने भी वलित पर्वत हैं इसको नवीन वलित पर्वतों की संज्ञा दी जाती है। तो वो भूकंप की दृष्टि से ज्यादा अस्थिर माने जाते हैं और वहां पे भूकंप सर्वाधिक आते हैं। तो इसमें उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं कि 1949 का जो भूकंप आया था हिंदुकुश पर्वत में जो पाकिस्तान में है, तो इस प्रकार का जो भूकंप है वो भू संतुलन में अव्यवस्था के उत्पन्न होने से होता है। तो ये नवीन वलितीय पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे इस प्रकार के जो भूकंप आते हैं। दूसरा जो कारण आता है वो आता है जलीय भार। देखिए ये भूकंप का जो कारण है उसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि जो मानव निर्मित जो भूकंप आते हैं उसमें सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो जलीय भूकंप है, उसको माना जाता है। ऐसा है इस प्रकार से होता है कि जैसे बड़े बड़े जितने भी बांध वगैरह हैं या बड़े बड़े जो जलाशय है जिसके निर्माण जो मनुष्य करता है, तो कुल मिलाकर जो जल की अथाह राशि होती है उस अथाह राशि के कारण जब ऊपरी दबाव अधिक लगता है पानी का तो उसके नीचे की जो चट्टानें हैं उसकी जो तली है उसके जो चट्टानें है उसके अंदर हेर फेर होने लग जाता है। तो ये चट्टानों ऊपरी जलीय भार के कारण चट्टानों में जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है या फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जो बदलाव होता है तो इससे जो तली है उसके अंदर कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन से ये भूकंप की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये हुआ सीधा सा कि जो अथाह जल राशि होती है उसके दबाव के कारण जो नीचे की जो शैलें है उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है, उससे जो भूकंप आता है उसको अपन जलीय भूकंप है उसका उदाहरण है वो माना जाता है। भारत में 2 भूकंप ऐसे आए जिसे 1967 का कोयना का भूकंप महाराष्ट्र में और 1993 का भूकंप लातूर में महाराष्ट्र में, दोनों। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है इन दोनों भूकंपों का विश्लेषण करने के बाद, तो जो यहाँ पे जो बड़े दोनों बांध बने थे कोयना और लातूर के अंदर, उसकी वजह से ऐसा इस प्रकार का जो भूकंप आया। वैसे अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो ज्यादा स्थिर माना जाता है उत्तर भारत के मुकाबले में, इसलिए दक्षिणी भारत में भूकंप आने की संभावना कम होती है। लेकिन फिर भी ये जो बड़े भूकंप आए दक्षिणी भारत के अंदर, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो जलीय भार को माना जाता है। और इस मत के प्रमुख रूप से जो समर्थक माने जाते हैं एमएस कृष्णन माने जाते हैं। तो एमएस कृष्णन के अनुसार ये जो दोनों भूकंप आए थे कोयना का भूकंप और लातूर का भूकंप, उसके पीछे जो कारण है वो जलीय भार को माना जाता है। वैसे इसके विषय में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ जो कोयना का भूकंप आया था उसके पीछे
जो अरब सागरीय जो तट है उसका ऊपर उठना भी इसका कारण है माना जाता है। खैर वो अलग है। उसके बाद इसका अगला जो कारण आता है भूकंपी उत्पत्ति में, वो आता है भूपटल में सिकुड़न को लेकर। जो भूपटल में जो सिकुड़न होता है तो ऐसा मुख्य इसलिए होता है कि पृथ्वी का जो संकुचन का सिद्धांत है वो ये कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा निकलती है उससे जो आंतरिक जो भाग है वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। यानी पृथ्वी के सिकुड़न के सिद्धांत के अनुसार विकिरण की क्रिया के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो तापमान है वो लगातार उसका ह्रास हो रहा है। इससे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो सिकुड़ता जा रहा है। तो इस सिद्धांत को सबसे पहले जो देने वाले थे इसके बारे में तो 1847 के अंदर एक प्रसिद्ध अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री थे डाना। तो इन डाना ने जो भूकंप का जो कारण बताया है वो संकुचन का कारण बताया। यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा का ह्रास हो रहा है इससे जो आंतरिक भाग है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। उसी सिकुड़ने से जो भूपटल है उसके अंदर संकुचन हो रहा है, उसकी वजह से उसका भूकंप आता है। तो दूसरा जो इसका प्रमुख रूप से इसमें योगदान है इस थ्योरी के अंदर वो डी ब्यूमॉन्ट का है जो यूरोप के थे। तो सबसे सर्वप्रथम 1847 में डाना ने ये बात सिद्ध की थी। उसके बाद 1852 के अंदर डी ब्यूमॉन्ट ने यूरोप के थे, इन दोनों ने मिलाकर इस सिद्धांत को दिया है। तो कुल मिलाकर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो एनर्जी है वो विकिरण के द्वारा बाहर निकल रही है। तो इससे जो आंतरिक भाग है धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, शीतल हो जा रहा है। इससे जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है वो भूकंप की उत्पत्ति होती है। खैर इस विषय में ये माना जाता है कि ये एक नया संगत लगता है कि विकिरण के द्वारा जो एनर्जी बाहर निकल रही है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, उससे जो लगातार तापमान कम हो रहा है उस वजह से बड़े जो भूकंप है उसकी उत्पत्ति होना एक संदेहास्पद या जो अपन कहते हैं कि न्याय संगत है वो नहीं लगता। अधिकांश जो व्यक्ति है वो इसके बारे में अपना इस प्रकार से वो मत रखते हैं। अगला बिंदु आता है भूकंपों की उत्पत्ति के कारणों में गैसों का फैलाव। अब गैसों का फैलाव ये कहता है इस सिद्धांत के आधार पर इसको देखा जाए भूकंप की उत्पत्ति को, तो कुल मिलाकर जब पानी होता है या जो जल है वो किसी वजह से पृथ्वी के आंतरिक भागों में चला जाता है या धरातलीय आंतरिक भागों में चला जाता है तो वहां में अत्यधिक तापमान के कारण जो जल है वो जल वाष्प का रूप धारण कर लेता है या गैसों का रूप धारण कर लेता है। तो जब ये जल है वो जल वाष्प या गैसों का रूप धारण कर लेता है तो वो आंतरिक भाग से जब उसका तीव्रता बहुत अधिक होती है तो वो जो जल वाष्प या गैस है वो ऊपर की ओर आने का प्रयास करती है, यानी धरातल के आंतरिक भाग से वो ऊपर की आने का प्रयास करती है। तो इससे भी भूकंप की है वो उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जल गया है वो अत्यधिक ताप के कारण क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है तो वो जल वाष्पों का रूप धारण कर लेता है या गैसों का, और वही जब बहुत तीव्रता के साथ ऊपर आने का प्रयास करता है तो भूपटल में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन से ये भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये गैसों का जो फैलाव का जो सिद्धांत है वो कहता है। इसके बाद भूकंप की उत्पत्ति में सबसे विश्वसनीय सिद्धांत और सबसे आधुनिक सिद्धांत अगर माना जाता है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत माना जाता है या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत माना जाता है। इस जो भी प्लेटें होती है उस प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो भूकंप की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो प्लेटों के जो किनारे हैं वो मुख्य रूप से 3 माने जाते हैं, अभिसारी किनारा, अपसारी किनारा और संरक्षी किनारा। तो इस थ्योरी के विषय में अपन जैसे ही अगली क्लास होगी उस समय इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।